Okay, so it's first chapter, cell, the fundamental unit of life, and the topic is cell organelles. Cell organelles basically होती क्या है? Cell organelles are the cellular compartments. Small compartments are there, and these compartments are present in the cytoplasm. They are having their own specific shape, size, अपनी खुद की सबकी इंडिविजुअल शेप है, साइज है, और अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शन प्रोवाइड करती है, परफॉर्म करती है। तो सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारी डिफरेंट शेप्स की होती हैं, दे आर डिफरेंट इन नंबर, अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नाउ ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं या सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। इनमें से ज्यादातर कैसी हैं? मेम्ब्रेन बाउंड हैं। दैट मीन्स दे आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो एक मेम्ब्रेन से सराउंड हो रही है या फिर दो मेम्ब्रेन से सराउंड हो रही है। आइदर दे आर गोइंग टू हैव ओनली सिंगल मेम्ब्रेन और दे आर गोइंग टू हैव अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। तो हम सेलुलर ऑर्गेनेलीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेलीज में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज में क्या आती है आपकी? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER बोलते हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या यू कैन से गोल्जी बॉडीज, दोनों सिंगल मेम्ब्रेन है। देन यू आर हैविंग पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये ज्यादातर ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जिनमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन, जिनमें दो दो मेम्ब्रेन्स होती है। इनकी एग्जांपल्स क्या है? लाइक सिंपल एग्जांपल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, प्लास्टिड्स, ये कैसी ऑर्गेनेलीज हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। एंड देयर इज अ सिंगल ऑर्गेनेली दैट इज नॉट बाउंडेड विद एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन इज देयर। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ अ ऑर्गेनेली दैट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसमें एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस तो किया था, ये अकेली ऐसी मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होती है, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। बोलो, जब आप पिछला याद नहीं रखोगे तो क्या फायदा है पढ़ाने का? That is ribosomes. Remember, a prokaryotic cell is going to have ribosome as well as a eukaryotic cell is going to have राइबोसोम। दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, एंड राइबोसोम अकेली ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सो द cell organelles or cellular compartments are having membranes. Either they are having single membrane or they are having double membrane, and ribosome is going to be a exception or different, that is not going to have any membrane. ठीक है, जितना ध्यान अटेंडेंस का रखते हो उससे ज्यादा ध्यान पढ़ने का रखोगे तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तुम्हें देख के मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि मैम अटेंडेंस लगी होनी चाहिए, दिमाग में कुछ गया हो या ना गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अटेंडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेंटल प्रेजेंस होना चाहिए। फाइन, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज ऑर्गेनेलीज वन बाय वन। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट ऑर्गेनेली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
So mitochondria कैसी ऑर्गेनेली है? The first characteristic of mitochondria is that it is a double membrane bound organelle. दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। जब भी दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं तो हम दोनों मेम्ब्रेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है हम उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है हम उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। So mitochondria is going to have two membranes, one is outer membrane and the second one is inner membrane. दूसरी चीज, a cell is going to have सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वो कौन सी मेम्ब्रेन रखते हैं, आउटर या इनर? वो एक ही होती है, आप उसको जो मर्जी बुला लो बेटा, एक ही मेम्ब्रेन है, ना तो कोई आउटर है ना इनर है, सिंगल मेम्ब्रेन इज देयर। ठीक है, हम उसके लिए आउटर और इनर वर्ड यूज ही नहीं करते क्योंकि वो अकेली ही तो है, कंपोजिशन सेम होती है। अब ये बाहर प्रेजेंट है या अंदर प्रेजेंट है उस बेसिस पे आउटर और इनर लिखा है। जिसके पास है ही एक वो उसकी आउटर ही है, बाकी तो उसके पास है नहीं। और सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है सेल में। जो सेल ज्यादा एक्टिवली फंक्शन करती है, ज्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है, उनमें ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो सेल बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं करती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। तो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। सम सेल्स आर गोइंग टू हैव मोर नंबर ऑफ mitochondria if they are more functional, they have less number of mitochondria if they are less functional. माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर या यू कैन से एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? एनर्जी जनरेशन का काम करता है, एनर्जी बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी अंडरस्टैंड? द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। हमें काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए है वो सारी एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एक केमिकल है, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो इस केमिकल की फॉर्म में स्टोर है, तो इसलिए एटीपी, ये फुल फॉर्म है एटीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन प्लांट सेल as well as it is going to present in animal cell. ये प्लांट सेल में भी है और ये एनिमल सेल में भी है, दोनों में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू, प्लांट सेल्स को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनिमल सेल्स को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है? दोनों में से एनर्जी रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा होती है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स? प्लांट सेल, एनिमल। Okay. मैम प्लांट्स। Plants. Reason? Those who are saying plants. मैम क्योंकि प्लांट्स कई फंक्शन परफॉर्म करता है, उसमें वो प्लांट ऑक्सीजन भी बनाता है, उसमें भी बनाता है, पानी वगैरह कुछ ही लेना पड़ता है मैम, सब कुछ। अच्छा, तो हमें कौन देता है पानी? हमें कोई दे के जाता है? एनिमल्स को नहीं चाहिए होता है? एनिमल्स को अपना फूड लेना नहीं पड़ता क्या? मैम प्लांट्स बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कंपैरेटिव टू एनिमल्स? क्या मैम? एनिमल्स के कंपैरिजन में? यस मैम। ओके, बट बेटा ना तो प्लांट्स मूव करते हैं
ना लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है, ना उनको फूड की सर्च में इधर उधर दौड़ना पड़ता है, ना उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम नहीं है, उनको मूव नहीं करना पड़ता। तो क्या तुम्हें लगता है कि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए है? द राइट आंसर इज एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। ठीक है, जिसमें आपने कुछ सेंटेंस बोला, समवन दैट प्लांट सेल नीड टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन में बेटा एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां पर एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन, बिकॉज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो एनर्जी किसने दे दी? सन ने दे दी। क्या एनिमल सनलाइट को यूज कर रहे हैं? नहीं यूज कर रहे, वो तो उनके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स मूव करते हैं, उनके पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू प्लांट्स। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल्स में ज्यादा होंगे प्लांट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और एनिमल्स किस इंपॉर्टेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया किस इंपॉर्टेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड रेस्पिरेशन। सबने रेस्पिरेशन वर्ड सुना है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। ऐसा होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सांस छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन हमने कहाँ से ली थी? एटमॉस्फेयर से ली थी हमने ऑक्सीजन। तो इस पूरे प्रोसेस में मेन थिंग क्या हुई कि जो खाना हमने कंज्यूम किया था उससे क्या निकल गई? एनर्जी निकल गई। और ये एनर्जी निकालने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस में काम करता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में काम करता है, जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसकी वजह से एनर्जी लिबरेट होती है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। दे हैविंग इट्स ओन डीएनए। यू अंडरस्टैंड डीएनए? आप डीएनए वर्ड समझते हो? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एग्जैक्टली, वेरी गुड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नॉर्मली तो डीएनए किसके पास होता है? सेल के न्यूक्लियस में होता है, एग्री? लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो अपना खुद का डीएनए रखती हैं। हालांकि इनके पास पूरा बड़ा डीएनए नहीं है जैसा कि न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के पास तो फुल पूरा डीएनए होता है। सेल में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी में सारी चीजें ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे सारी चीजें सेल में कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर डीएनए तो है लेकिन छोटा डीएनए है, स्मॉल डीएनए। डीएनए डीएनए होने का इसका फायदा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया को? कि ये अपने कुछ प्रोटीन्स अपने आप बना लेता है, फॉर्म सम ऑफ द प्रोटीन्स। सारे तो नहीं बना पाता क्योंकि पूरा बड़ा डीएनए नहीं है, लेकिन आधा डीएनए है, सो इट फॉर्म सम ऑफ इट्स प्रोटीन्स। ये कुछ प्रोटीन्स अपने आप से बना लेता है, इसलिए हमने इसको टर्म दिया सेमी ऑटोनोमस। यहाँ पर सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, ऑटोनोमस वर्ड का मतलब होता है बेटा इंडिपेंडेंट। कि ये आधा न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि आधे काम तो ये खुद से कर लेता है,
अब बाकी जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, उसकी वजह से ये किसकी हेल्प ले लेगा? न्यूक्लियस की, क्योंकि बाकी की इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसके पास है। तो आधे प्रोटीन्स अपने खुद से बना लेता है और बाकी के प्रोटीन्स किससे बनवा लेता है? न्यूक्लियस से बनवा लेता है। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? सेमी ऑटोनोमस, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए। और इसका डीएनए किससे रिजेंबल करता है? इसका डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए से रिजेंबल करता है। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और प्रोकैरियोटिक डीएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, सर्कुलर प्रेजेंट होता है और एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है डीएनए का। बिल्कुल ऐसा ही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने बोला कि ये किससे रिजेंबल कर रहा है? प्रोकैरियोटिक डीएनए से रिजेंबल कर रहा है, ना ही यूकैरियोटिक डीएनए से। तो इसका मैम रिजेंबल क्या होता है? उसके जैसा, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर हैविंग देयर ओन राइबोसोम्स। अब प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स थे और यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स थे। प्रोकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? दोनों के राइबोसोम में डिफरेंस था। Which type of ribosomes are present in prokaryotes? बेटा you are wasting my time. ये चीज आप पढ़ चुके हो, फटाफट आंसर दो। अगर आप पिछला याद नहीं कर रहे हो कोई एडवांटेज नहीं है इस तरीके से क्लासेस कंटिन्यू करने का। नेक्स्ट टाइम से ये चीज रिपीट नहीं होगी। आई लीव योर क्लास देयर ओनली। अगर आप मुझे पिछला याद करके नहीं बताते हो तो ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। There are two type of ribosomes, 70S and 80S. 70S ribosomes are present in a prokaryotic cell. जो 70S ribosomes हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं और जो 80S ribosomes होते हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं। दोबारा बता रही हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स होते हैं, ना कि 80S राइबोसोम होते हैं। यहां पर भी राइबोसोम सेम ही फंक्शन कर रहे हैं। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है डीएनए में, खुद के राइबोसोम्स है जिससे वो अपना प्रोटीन्स बनवा लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की है। बाकी की चीजें आप उसका स्ट्रक्चर देख लो, दैट विल बी मोर क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप्ड हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट शेप्स हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड दिस इज हाउ जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज गोइंग टू बी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है और इस तरीके से कंटिन्यूअस होती है। दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। जो इससे अंदर प्रेजेंट होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो इसकी जैसी नहीं होती, दैट इज गोइंग टू बी फोल्डेड। वो इस तरीके से फोल्डेड प्रेजेंट है, like this way. So this is the inner membrane that is present in folded form. तो बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, कंटिन्यूअस होती है, हर जगह एक जैसी होती है, लेकिन इनर वाली मेम्ब्रेन
स्मूथ नहीं होती, कंटिन्यूअस नहीं होती, वो फोल्डेड होती है, फोल्ड होती है, कहीं से ऊपर प्रेजेंट है, कहीं से नीचे डिप्रेशन प्रेजेंट है, इस तरीके से मूव कर रही है। अब जो ये रिजेस हैं, डिप्रेशंस हैं, ये अकेले अकेले क्या होते हैं, क्रिस्टे। ये एक क्रिस्टे है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरीके से जो ये आपको डिप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, दीज डिप्रेशंस आर नोन एज क्रिस्टे। ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के जहां मैं डॉट्स लगा रही हूं, ये दोनों के मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनल स्पेस। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, जो बीच का पोर्शन बच गया इनर मेम्ब्रेन की, जो ये अंदर प्रेजेंट है जहां पेन मूव कर रहा है, दिस होल पोर्शन, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो पूरा बीच का स्पेस है, द रीजन दैट इज लाइंग इनर टू द इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो ये रीजन प्रेजेंट है, ये सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या है, आई टोल्ड यू देयर शुड बी डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो इसके पास अपना खुद का डीएनए है। मैंने बोला प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा है, मतलब इसके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। इसके अलावा इसके पास क्या है, इसके अलावा इसके पास इसके खुद के राइबोसोम्स हैं। तो आई एम शोइंग दिस, these are their ribosomes, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दे आर, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पर इस तरीके से कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द इनर मेम्ब्रेन। पूरी इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखते हो तो दिस इज हाउ द bulges आर कमिंग आउट थ्रू दिस इनर मेम्ब्रेन। ये जो बल्ज लाइक स्ट्रक्चर्स इस इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इनको आप बोलते हो F0, F1 पार्टिकल, और इनका दूसरा नाम है ऑक्सीजोम्स, या फिर आप कुछ बुक्स में देखोगे तो दे आर ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेसाइजिंग मशीनरी। मींस हम बोल रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसाइज करता है, तो किसकी हेल्प से ये एटीपी सिंथेसाइज करता है, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से ये एटीपी सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो ये वो यूनिट है, वो मशीनरी है जो क्या काम करती है, जो एटीपी सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अभी 2 मिनट पहले मैंने स्क्रीन पे लिखी थी एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डेड फॉर्म में है, इसका फोल्ड होने का रीजन होता है, ये फोल्ड्स जितने ज्यादा होंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अगर आप एक माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? किसका, रिपीट, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा नॉट एबल टू हियर यू, रिपीट इट अगेन। मैम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्पेस है, स्पेस रीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, या यू कह सकते हो कि सेल का मैट्रिक्स है। उसी तरीके से ये वो रीजन है जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है।
तो ये पूरा जिसको मैंने डॉट किया ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। डीएनए, राइबोसोम्स, ये सब किस में प्रेजेंट है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इनर मेम्ब्रेन की बात कर रही थी। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होता है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका सरफेस एरिया कम है, अगर मैं इसी को इस फॉर्म में कर दूं, फोल्डेड फॉर्म में, बढ़ गया सरफेस एरिया। तो स्ट्रेट होती तो सरफेस एरिया कम होता, लेकिन कर्व होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब सरफेस एरिया ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिस्टे हैं, जो ये मैंने ऐसे बनाए हैं फोल्ड्स, इन पे बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम समझते हो, जो रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं, बिना इंजाइम के कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, उन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स जो किसी रिएक्शन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट करवाने में जो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, हम उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन कंप्लीट करवाने में कौन हेल्प कर रहा है, एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये में क्या प्रेजेंट होता है? व्हाट बेटा, मेम्ब्रेनल स्पेस। मेम्ब्रेनल स्पेस में फ्लूइड होता है। ठीक है, हम मेम्ब्रेनल स्पेस पर भी आएंगे। अभी फिलहाल ये याद रखो कि देयर इज अ फ्लूइड दैट इज फ्लोइंग इन दिस मेम्ब्रेनल स्पेस। ये जो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो किसी रिएक्शन के कंप्लीशन में हेल्प करते हैं। ये सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, ये जो क्रिस्टे बनाए हैं, इन क्रिस्टे पर प्रेजेंट है। मींस यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स हैं, यहाँ बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एंजाइम्स उतने ज्यादा अकोमोडेट होंगे, मतलब उतने ज्यादा एंजाइम्स यहाँ पर रह सकते हैं, और जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतना ही रिएक्शन कंप्लीशन में हेल्प होगी। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स आ सके। जितने ज्यादा एंजाइम्स आएंगे उतनी ज्यादा रिएक्शंस होंगी, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को शो करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम।